बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं डॉक्टर सनगौरी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पे एक अचंभे की बात हुई कि हम जब देखते हैं कि असेंबली फ्लोर वो फ्लोर कि जहाँ पे कहा जाता है कि मुल्क की नुमाइंदगी होती है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो हम अगर सूबाई असेंबली की बात करें और वहाँ पे वो लोग भी जो अपने आप को सबसे ज़्यादा तहजीब याफ्ता कहते हैं, अब उसमें ये कहना चाहिए कि इस वक्त ये बात कबल वक्त होती है कि आप इसको प्रूफ किस तरह से कर रहे होते हैं। सिंध असेंबली में इस वक्त जो कुछ देखा जा रहा है वो शायद पहली दफा ही हमारी नजरों से गुजरा है। लफ्जों की गोलाबारी जारी है और दोनों तरफ से जिस तरह से बयानबाजी हो रही है वो किसी भी तौर से हम ये नहीं कह सकते कि कोई तहजीब याफ्ता माशरे की हमें तस्वीर पेश हो रही है। ये बात ठीक है कि सिंध का बजट जब पेश हुआ और उसके बाद जो बहस हुई, उस बहस में फैक्ट्स एंड फिगर पे बात होनी चाहिए थी, हो भी रही है। बहुत सारी चीजों में एमकेएम के लीडर्स ने खुल के बयानबाजी की और बताया कि जनाब कौन सा मामला किस तरह से डिस्कस करना चाहिए, और पीपल्स पार्टी ने भी बात की। लेकिन जिस तरह से माहौल इस वक्त बन रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि इल्जाम तराशी का सिलसिला, और फिर उस इल्जाम तराशी में कुछ ऐसे जुमले भी कह दिए गए जिसे कार्रवाई से हज़फ करने की बात की गई। उन बातों को हम यहाँ स्क्रीन पे नहीं दोहरा सकते, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो कौन से बातें थी कि जिसमें कहा गया कि जनाब एक्शन लिया जाएगा और उसे असेंबली कार्रवाई से हज़फ किया जाए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात हुई। इसके अलावा बल्किया फैक्ट्री का भी जिक्र आ गया। सब बातें आप कीजिए, लेकिन अवाम की फलाह और बहबूद कहाँ है इस वक्त? बहुत अच्छा आप सामने ऐसा लगता है कि कोई सोप, कोई सीरियल आप देख रहे हैं, असेंबली फ्लोर की कार्रवाई नहीं देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस वक्त एक तरफ से बयान आया तो फिर दूसरी तरफ से बयान आएगा। इस वक्त अर्बन सिंध और इस वक्त रूरल सिंध दोनों इस वक्त चाहते हैं कि मामले के हल की तरफ जाया जाए। बाकी कराची को जो बजट मुख्तस किया गया है वो उसके हक में है और कराची के मफाद में है। क्या पीपल्स पार्टी अपने डगर पे सही चल रही है? और क्या इस वक्त अपोजिशन जमातें, खास तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि इस वक्त करप्शन की बात करते हुए फील्ड मार्शल साहब को याद कर रही है और कहती है कि आप आइए और यहाँ पे सिंध में करप्शन का खात्मा कीजिए, किस हद तक ठीक है, इस पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है जावेद सिद्दीकी साहब ने, आपका ताल्लुक पीटीआई से। ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। साथ साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब, आप तजियाकार हैं। ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मुश्ताक बलोच साहब पीपल्स पार्टी से। आपकी तरफ आते हैं जावेद सिद्दीकी साहब, आपने देखा अभी असेंबली फ्लोर पे क्या हो रहा है, और खासतौर पे कराची के हवाले से कराची वाला ही जानना चाहता है कि उसके लिए क्या काम हो रहा है, क्या कहेंगे तमाम तनाजुर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो दो पार्टियों का अभी आप सिंध असेंबली का जिक्र कर रही हैं, जिनका आपस में इनको हुकूमत में रहते एक तवील अरसा गुजर गया। आप देख रही हैं कि तकरीबन 87-88 से जब से एमकेएम हुकूमत में आई थी, पीपल्स उसमें पावर में आई थी, तो बल्दिया और सिंध गवर्नमेंट में इनकी शेयरिंग थी, और ये तकरीबन 30 साल के लगभग इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग रही। और उसी दौरान में आपने देखा जो इस शहर का और सूबे का जो हाल हुआ है, क्योंकि उसकी वजह कि उस वक्त यहाँ पे कोई ऐसी अपोजिशन थी नहीं। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी और एमकेएम के अलावा फंक्शनल लीग के कुछ अरकान होते थे जो थोड़ी बहुत अपोजिशन करते थे, तो इन्हें तो कोई रोकने वाला नहीं था। अगर ये चाहते तो इस सूबे को, इस शहर को बहुत अच्छा बना सकते थे, बहुत, क्योंकि उसकी वजह कि ये कोई, आप देख रहे हैं कि कराची जो है वो रेवेन्यू देने वाला शहर है, कोई इंडस्ट्रियल हब है ये, और यहाँ पे लोग रोज़गार के लिए आते हैं पूरे पाकिस्तान से। तो फिर आपको क्या कबाहत थी या क्या रुकावटें थी कि जिसकी वजह से आज यानी 40-50 साल के बाद भी आज हम उन्हीं बल्कि उनसे ज़्यादा मसाइल का शिकार हो गए। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ, आप तकरीबन इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ करप्शन थी। कि बजट देखे 30,000 अरब का क्या होता है कि जी सिंध में 30,000 अरब का बजट आया तो 40,000 अरब। देखिए, आवाम को इससे कि 30-40 हज़ार से नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी बुनियादी ज़रूरियात से मतलब है। और पानी जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है, लेकिन अगर ये वो भी नहीं कर सके तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि फिर बार बार आगे जब अवामी मफादात का ये ख्याल नहीं रख सकते, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, तो ये बार बार आगे से जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है वो आवाम जो इस वक्त आप देखने के महंगाई की और स्ट्रीट क्राइम की और रोड ट्रैफिक हादसात की चक्की में पिस रही है, वो तो इनको वोट नहीं देते। तो जो लाने वाले हैं
उनको ये सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब सर माजरत के साथ लाने वाले तो आपको भी थे कुछ लोग, तो देखिए मुझे बताएं, नहीं मेरे सवाल मुकम्मल होने दे सर। लाने वाले तो आपको भी थे, इसमें कोई वो हाइब्रिड था, ये प्लस प्लस हाइब्रिड निज़ाम है, ठीक है। मुझे बताइएगा कि कराची के मामले में जब पीटीआई के पास अख्तियारात थे, आपके एमएनएस को पैसे भी दिए गए, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, गुजर नाले पे काम किया, वो एक ऑन रिकॉर्ड है, पर वो भी मुकम्मल नहीं हुआ था। आप क्या समझते हैं सर, आपको किसने रोका था कराची को मुकम्मल तौर पर डेवलप करने में? सिंध हुकूमत ही रोक रही थी आपको? जी, आप कहोगे सवाल? जी सर। देखें, जिस वक्त हमारी वफाकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त सूबे में हमें सिर्फ अपोजिशन का किरदार था, कोई उस मतलब कि ना तो हमारी बल्दिया में पावर थी, ना सिंध गवर्नमेंट में पावर थी। तो वफाक ने कोशिश भी की है, जैसा कि आपको पता है कि हेल्थ कार्ड था और बहुत सारी चीज़ें जो वफाक ने मंसूबे शुरू किए थे वो पूरे पाकिस्तान के लिए थे। केपी में चल भी रहे और केपी में तो अभी भी चल रहे हैं, तकरीबन गुज़श्ता 4-5 साल से चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इस वक्त जो पोजीशन है, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी के अचानक कोई दुख बीमारी होती है, तो उसके पास जो 10 लाख का सेहत कार्ड है वो उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में किसी मर्ज के लिए जाते हैं तो वहाँ अच्छा खासा खर्चा लाखों में होता है। तो अच्छा, फिर सिंध में आपने देखा कि सिंध में क्योंकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, अपोजिशन में थे, अच्छा हम ये मंसूबा जो सिंध में लाना भी चाह रहे थे, तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा, आपने अभी शर्मिला फारूकी साहिबा का बयान पढ़ा होगा कि वो कहते हैं कि कराची और सिंध जो है वो तो पेरिस है। तो अब जब ये मामले देखें, कुछ कानूनी और आइनी, कानूनी और आइनी जो मसाइल होते हैं उनको आप बाईपास नहीं कर सकते। तो उसके बावजूद आपने देखा कि एक तो आपने गुजर नाले का जिक्र किया, अच्छा वो जो आपने कहा अधूरा रह गया, तो उस वक्त गवर्नमेंट ही चली गई। जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट कुछ अरसे और रहती तो वो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाता। उसके अलावा आपने देखा था कि फायर टेंडर, 50 फायर टेंडर आपने देखा था, उससे पहले कितने पुराने फायर टेंडर थे, और आप देख रहे हैं कि इस दौरान में कितनी मार्केटों में आग लगती थी अक्सर और बेशतर। तो 50 फायर टेंडर आए थे जदीद किस्म के। और उसके अलावा आप देखें ना, मतलब अपोजिशन भी एक अहम किरदार अदा करती है। आपने अगर उस वक्त का रिकॉर्ड निकाले तो आपको स्ट्रीट क्राइम और इंटीरियर सिंध में आपने देखा जो बहुत बड़े बड़े वाकयात थे, और उनने कभी भी कोई पावरफुल आदमी नाम, जबकि आप सबको पता है सिंध में वडेरा शाही है, जागीरदारी निज़ाम है, लेकिन पीटीआई के दौर में पावरफुल लोगों के खिलाफ FIR कटी थी। मतलब एक आम आदमी के कत्ल में, जिसमें एक सहाफ़ी भी थे चांडिया साहब और एक खातून थी, उनको गोली लगी थी, तो उसमें उधर के जो पास हर लोग थे जो उसमें मुलविस थे, उनके खिलाफ FIR कटी थी, जो मेरे ख्याल से सिंध की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये जितना हमारे पास पावर था, जितना हम कर सकते थे अपोजिशन में रह के, क्योंकि अपोजिशन में रह के यही कर सकते थे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप वफाक में इंशाअल्लाह ताला। अभी आपने देखा जैसे 2024 के रिजल्ट में आपने देखा कि 15 सीटें जो MNA की पीटीआई की थी, वो इस दफा तो 2024 में तो पूरा निजाम खुल के आवाम के सामने आ गया कि क्या है क्या नहीं। धानियां तो पहले भी होती थी, बहुत सारे मामलात होते थे, लेकिन उसमें फिर भी इस हद तक आवाम को अंदाजा नहीं था कि आवाम का पूरा मैंडेट भी चेंज किया जा सकता है। ताहिर रिजवी साहब, मैं आपसे भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। असेंबली फ्लोर की कार्रवाई, कुछ क्लिप्स आपके सामने भी आए होंगे, हमारे आवाम के सामने भी आ रहे हैं। क्या समझते हैं कि तहजीब याफ्ता माशरा, ऐसा लगता है कि क्या बात कर रहे हैं वो, किस तरह से एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां हो रही हैं? चाबी के गुड्डे हैं। अच्छा, हाँ, जब इधर से चाबी भरती है तो उधर से बोलना शुरू कर देते हैं, उधर से चाबी भरती है। तो सर ये जो अपोजिशन में चाबी भर रही है, ये कहाँ से भर रही है? छोड़ दें, अब इसको तो टीवी पे नहीं बताया जा सकता, लेकिन बेचारे सब चाबी के गुड्डे हैं। अच्छा, तो इनका कोई लड़ना वड़ना, उसको क्यों अहमियत देते हैं आप लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा। खाम इस पर प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब ड्रामा है, ये सब हमें और आपको बेवकूफ़ बनाने की बात है। पहली बात तो वो असेंबली नुमाइंदा कहाँ है? 24 के इलेक्शन की असेंबली को अगर आप नुमाइंदा कह रही हैं तो वो तो नुमाइंदा नहीं है। चले लेट सपोज सिंध वाली को थोड़ा सा मान लेते हैं कि पीपल्स पार्टी की साइड पे कुछ सीटें ली गई होंगी, बाकी दूसरी साइड की सीटें तो वो कहाँ नुमाइंदा है। प्लस आप मुझे एक बात बताएं, पार्टी का तो नाम ले लेना, दूसरी तरफ की आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं। मतलब वही जो बाकी रह जाते हैं, मतलब जरूरी नाम लेना। पीपल्स पार्टी के बाद कौन रह जाता है? दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी है? जाहिर है, ऑफ कोर्स उनको सीटें किस तरह मिली है? रात को 9 बजे आके कैसे ऐलान किया है? जब ऐलान कर रहे थे तो उनके चेहरों पे लग रहा था कि इनको आवाम ने वोट दिए। तो सबसे पहला ऐलान था, ये पहली बात। हाँ, पहली बात तो ये हो गई। मुझे तो हैरत हो रही थी, मैं पोलिंग बूथ पे गया, जिससे पूछता था तो वो कहता था हमने तो इसको दिया है, तो शाम को सुना तो वो कुछ और था। अच्छा, मजे की बात ये कि मैं उस वक्त लाइव प्रोग्राम कर रही थी, ट्रांसमिशन हम कर रहे थे, और सबसे पहले मुस्तफा कमाल साहब ने, अभी कहीं से रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब ने जो डिक्लेयर कर दिया कि जनाब इतनी सीटें हमारे पास, उनके पास रिजल्ट आ गया था।
कहीं किसी और के पास नहीं आया था, मतलब मीडिया वीडिया हाँ, उनके पास आ गया, उनके पास आ गया था, उन्होंने डिक्लेयर कर पुराने दिया। काफी बड़ी पार्टी है तो उनके पास रिजल्ट आ गया होगा। हम तो यही सोच रहे थे कि जब हमने एक सर्वेस किए हैं पोलिंग बूथ पे तो उसके सर्वे का रिजल्ट आया, और रिजल्ट कुछ नहीं है, बट डजंट मैटर, ये कोई नहीं, जो होना था हो गया, उस पर हम नहीं करते बात। बात ये है कि एक तरफ यही लोग साथ खड़े हुए सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट की हुई है, एमक्यूएम ने सपोर्ट की हुई है। एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं और एक जगह बैठ के लड़ रहे हैं। पहले तो ये फैसला कर लें कि भाई किसी एक साइड हो जाए। जब वहां आप एका करके बैठ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहां पे कोई आज तक लड़ाई आपने नहीं देखी होगी, कभी आपने नहीं देखा होगा कि गवर्नमेंट पे कोई तनकीद हो रही है पीपल्स पार्टी की साइड से, एमक्यूएम की साइड से, या किसी भी साइड से होती भी है तो ऐसे ही बस वो दिखाने के लिए थोड़ा बहुत कह दिया, उसके अलावा तो कुछ नहीं। इतने शोर मच रहा था उसके बजट पे, क्या एक सेकंड में बजट पे जाके सबने अच्छा, वोट दे मैं दिए। चाहती हूँ कि बजट पे तो हम आए जैसे और वहां पूरी अच्छे बात बच्चों की करें। तरह, मैडम मैं एक बात डॉक्टर साहब बस कंप्लीट कर लूं, जिस तरह वहां अच्छे बच्चों की तरह कर रहे हैं ऐसे यहाँ भी अच्छे बच्चों की तरह कर लें, क्या फर्क पड़ता है। पीटीआई चीखे वीखेगी, उसकी तो ना टीवी पे दिखाएंगे ना कुछ होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। वहां पर अच्छे बच्चे बने हुए, यहाँ अच्छे बच्चे नहीं। ये सवाल तो आप उनसे करें ना कि भाई क्या प्रॉब्लम है। चले जनाब, एमक्यूएम के रहनुमाओं को भी टेलीविजन पे लेते हैं, स्क्रीन पे कोशिश करते हैं कि उनसे भी राब्ता हो। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं मुश्ताक बलोच साहब, पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, मेहरबानी। मुश्ताक बलोच साहब, इस वक्त हम सिंध असेंबली में एक अजब सूरत हाल देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी है, जबकि एमक्यूएम ने एक मुद्दा उठा लिया है और वो इस वक्त फील्ड मार्शल साहब को कहते हैं कि सिंध से करप्शन खत्म की जाए। आप किस तरह से देखते हैं सारी सूरत हाल को? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। तो मैं इसको शुरू वहां से ही करूंगा कि एक आमद और एक जावत ये कहा जाए कि ये जो एमक्यूएम ने फील्ड मार्शल को, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनको जो मदऊ किया है और उनको जो कहा है कि वो आपके यहाँ करप्शन खत्म करें, ये मैं आपको वसूल से साथ बताना चाहूंगा कि ये एक सियासी वो है, और जो कि कश्मेबाजी कह लें, शोबेबाजी कह लें आप, ये सियासी है। और एक आदमी जो कि वो इस मसले को हल नहीं कर सकता कभी भी, ये एक गलत चीज है। और जो उन्होंने उनको मदऊ किया है, ये पहले भी हमारे जो सियासतदान थे वो शुरू से जो है वो मदऊ करते आए हैं, बोलते आए हैं, और उसके बाद जो है उसका जो रिजल्ट आता है वो दुनिया ने देख लिया है। और इसकी ये हल नहीं है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को वो मदऊ करें और उनको बोलें कि वहाँ के इस मसले का हल निकालें। इस मसले का हल जो है ये आपस में फाम तफरी में आपस में बैठ के हल होता है कि जहाँ करप्शन हो रही है उसको जो है बताया जाए, उसको दिखाया जाए, और उसके बाद जो है उसका हल निकाला जाए, न कि फील्ड मार्शल को बोला जाए। ये तो वही बात होगी जो पहले पिछले दिनों एक हुआ था। मैं बहुत माजरत के साथ, ये जो आजकल खाम में चल रहा है, टू 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 टू, तो ये टू ये मकसद ये था कि हमारी जो एमपी है उन्होंने कहा था कि जी वो गैर इरादी तौर पे मुंह से निकल गया था ये कि वहां से कॉल गाने का। अब ये गैर इरादी तौर पे यहाँ से कॉल कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, और उनको ये रिंग दे रहे हैं, जो जिसको मैं ये कहूँ कि भाई ये क्या है, टू टू टू, अब उनको रिंग दे रहे हैं कि भाई आप हमारी सुन लो। ये हल नहीं है इसका, ये हल नहीं है। हल जो है ये फील्ड मार्शल जो है वो उनको मदऊ करना और उनको हमारे ये सिंध के मामला के अंदर मुदाखलत के लिए कहना, उनको ये बिल्कुल ये दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि ये इसको माशाल्लाह की वो तरगीब देने वाली बात है। और जबकि यहाँ पर एक मुस्तहकम गवर्नमेंट मौजूद है, तो मेरे ख्याल में ये इनका मुतालबा इंतहाई गलत है ये। अच्छा सर, आपकी नज़र में, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, आप अभी जो असेंबली फ्लोर पे जो कुछ हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हो चाहे वो एमक्यूएम की तरफ से हो? नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात को। सर अभी असेंबली में हम ये देख रहे हैं कि रोज की बुनियादों पे जब बजट पे बहस हो रही है तो एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां हैं और मुख्तलिफ किस्म की धमकियां भी सामने आई जिसको कार्रवाई से हज़फ कर दिया गया। मैं भी यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहती। इस सिलसिले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, बजट का जो ये सिलसिला चल रहा है
ये सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना बजट दे रही है, लेकिन हमारे मोहतरम दोस्त जो कि MKM से ताल्लुक रखते हैं, पहले वो आपस में ही इत्तेफाक कर लें कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और उसके बाद जो है वो फिर इसके खिलाफ बात करें। वो अपना गुस्सा जो है, वो आपस का गुस्सा वो सिंध असेंबली में आके वो निकाला जा रहा है। तो ये कोई हल नहीं है। हल यही होता है कि वो पहले मुत्तहद हो, एक आवाज होके बोले, एक आवाज होके, और उसके बाद बात करें। ये तो एक हमारे दोस्त जो हैं वो एक चीज एक बोल रहा है, दूसरी चीज दूसरा बोल रहा है, और वो आपस का गुस्सा इधर निकाला जा रहा है, जबकि इसमें सुनने सुनाने की बात हो ही नहीं रही है। सुना जाए और उसका जवाब दिया जाए। बात कुछ और हो रही होती है, उसका जवाब जो है वो किसी और पैरा में ले जाके दिया जाता है। तो ये तो अब ये कहा कि मैं क्या कहूँ, अभी इसके मुताबिक शेर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुनासिब नहीं है, मौका अच्छा नहीं है शेर कहना। तो मैं अपने उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि पहले आपस में इत्तेहाद करें, आपस में मुत्तहद हो, और मुद्दे को एक लफ्ज पे लेकर आए। जो जिसके खिलाफ बात करनी है या जिसका उजागर करना है, उसको एक चीज पे लेकर आए, न कि मुख्तलिफ तरीकों से लेकर आए। अब आपने देखा होगा ये टूटूंगा, इन्होंने उठा के बजट के अंदर ले आए इसको। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई? गैर इरादी तौर पर उन्होंने कहा, गैर इरादी तौर पर निकल गया था ये, और इसका मतलब था कि वहां से फोन आता था फोन। अब इन्होंने इसको बजट के अंदर डाल दिया। सब जो MP भी बोल रहे हैं, उनके दोस्त भी बोल रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं, हर जगह बोला जा रहा है। जो तो सर वो आप जो कह रहे हैं कि 222 जो है वो गैर इरादी तौर पे था, तो सर किसी ने वो जो अब खाली जो बोरी वाली बात की थी वो भी शायद गैर इरादी तौर पे कह दी थी। नहीं, देखें, गैर इरादी तौर पे वो चीज होती है जब वो ये कहा गया कि आपको मालूम नहीं है कि आप हमारे जो यूनिट इंचार्ज या क्या कहा जाए, सेक्टर इंचार्ज में वो उससे भी आप नहीं मिल सकते थे। इस तरह खुल के बोलना, एक जुमला अगर बोला जाए ना कि हमारे बोरी बंद लाशें, तो वो तो आपने भी देखी है, हमने भी देखी है, हमारे आंखों के सामने रहा है। और एक वो दौर कराची का इंतहाई खराब दौर था, कई जवान इसकी नजर हो गए, और ये इस चीज को दोहराना सिंध असेंबली के अंदर और बड़े फखरी अंदाज के अंदर, ये आपने देखा है, ये बहुत गलत, और मैं इसको कंडेम करता हूँ इसको। और मैं MKM की जो क़यादत है उनसे भी मुतालबा करता हूँ कि वो अपने जो MP हैं, ये इनको सख्ती से इनको रोकें कि ऐसी फसादाना बातें ये न करें। और मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी कहता हूँ, वज़ीर दाखिला से भी कहता हूँ कि इस पर बाकायदा एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये कहना आसान नहीं है। जिसका कोई मरता है ना, जो बोरी के अंदर जाता है, जो बोरी के अंदर जाता है ना, उसके घर वालों से पूछें, आपने तो कह दिया बोरी बंद आशें भूल गए। बहुत अफसोस हुआ इस बात को सुन के, बहुत तकलीफ हुई है इस बात को सुन के। तो मैं कम अज कम मुझे मैं ये कहूंगा कि इनको ख्याल रखना चाहिए। और भी MKM के अहदेदार हैं, लोग हैं, कोई ऐसी बातें, इतनी सख्त बातें कोई नहीं करता। फरहान साहब ने जी जी फरहान साहब की तरफ से आई थी ये बात। सर साथ ही रहिएगा मेरे। फारूक सत्तार साहब के साथ पिछले कई साल पहले इस्लामाबाद में कुछ गुंडों ने उन पे कुछ वो किया था, तशद्दुद कह लें या उनको कुछ किया था। तो बीइंग ए पीपल्स पार्टी, आप यकीन कीजिए कि नॉर्थ इस्लामाबाद में और आगे पीछे हमने बैनर लगाए से कंडेम किया था इस बात का कि ये चीज, क्योंकि वो शरीफ सियासतदान है, बोलते हैं, ठीक है, मुखालफत में बोलना चाहिए जिसको अगर उनकी समझ में आ रहा है। इनमें से किसी ने भी नहीं बोला था। अब वही उनके ही साथी अभी धमकियां दे रहे कि जी आपको बोरी बंद लाश। अफसोस है, बस अफसोस है। अब मैं क्या कहूँ, तो जैसे अभी आप देखें कि अभी बल्दिया का जो था, अब जिनके 200 से ज्यादा जो लोग मरे हैं या शहीद हुए हैं, तो उनके दिलों से पूछें। एक एक घर रो रहा है, एक एक घर रो रहा है, और उसके बाद पिटाई के साथ फिर बोला बोरी बंद लाशें। अफसोस है। मैं वजीर दाखिला से, सिंध के वजीर दाखिला से कहता हूँ कि मुतालबा करता हूँ कि जिन साहब ने भी कहा है इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जाए और इस बात का बाकायदा केस दायर किया जाए, और आइंदा के लिए ऐसे चीजों को असेंबली में बोलने की इजाजत न दी जाए जो किसी के दिल पे जाके लगे, दिल के ऊपर। किसी का मरना आसान नहीं है। जी सर साथ ही रहिएगा। ताहिर रिजवी साहब आप बात कर रहे थे, क्या कहेंगे सारे सिनेरियो पे? काफ़ी कुछ हुआ है असेंबली फ्लोर पे। बड़ी अजीब सी बात है। मुश्ताक साहब बड़े जज्बाती लग रहे हैं, मगर मुश्ताक साहब ये जो मौजूदा सेटअप है, ये बोरी में प्याज नहीं भर सकता अपने घर की। बोरी में जो सिस्टम होता था उस वक्त का वक्त कुछ और था,
आज का वक्त कुछ और है। अभी ये बस गीदड़ भपकियां हैं, इनको गीदड़ भपकियां बेचारों को इतना तो बोलने दें, ये तो इतना भी नहीं बोल पा रहे थे। ये तो असेंबली फ्लोर पे बात की है उन्होंने। जी जी, वो बुरी थोड़ा बात है, मैं यही कह रहा हूँ बुरी बात है, मगर मौजूदा सिनेरियो में अगर देखें तो ऐसा कोई खुदा न खास्ता कराची में या ऐसा कोई हमारे यहाँ पर ख़तरा नहीं है कि जी कोई आएगा। इतनी मुश्किल से इस अमन को बहाल किया गया, और इस अमन को बहाल करने में फेडरल गवर्नमेंट भी थी, इस अमल को बहाल करने में हमारी जो फोर्सेज हैं उन्होंने भी अमल दरामद किया है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसला मतलब अब ख़त्म हो गया। अब कोई ऐसी मुझे नहीं लगता, हाँ अगर मुश्ताक साहब को कोई बात करनी है तो ज़रूर करें, डाकुओं पे करें, जो रोज़ाना एक शहरी को मार जाते हैं बटन वाले मोबाइल पे। मुश्ताक साहब को बात करनी है ज़रूर करें, उस पर करें जो औरतों के पर्स छीने जाते हैं। मुश्ताक साहब को बात करनी है तो उस पर करें जो रोडें टूटी हुई हैं। ये नॉन सीरियस इशू बिल्कुल, मुझे नहीं पता वो किसने कहा है, मैं तो सुना भी नहीं, इतना ज़्यादा मैं यहाँ पर जो सुन रहा हूँ तो मुझे तो इसका इतना इल्म भी नहीं था। लेकिन ये कि और भी बहुत सारे इशू हैं, लेकिन चूंकि एक किसी ने गलत बात की है, उसने एक बिल्कुल नॉन सीरियस बात की है, उस नॉन सीरियस बात को पकड़ के उसको गोला बनाने से हम असल इश्यूज से अपनी गर्दन नहीं हटा सकते। हमारे जो असल इश्यूज हैं वो क्या है, वो यही है कि कराची इस वक्त किस कंडीशन में। असल इश्यूज क्या है, करप्शन, यस करप्शन। मुश्ताक साहब फरमा रहे हैं कि करप्शन का बताया जाए। फील्ड मार्शल, मैं कह रहा हूं सिंध की करप्शन फील्ड मार्शल साहब भी खत्म नहीं कर सकते। सिंध की करप्शन एक जगह खत्म हो सकती है, वो मेरा परवरदिगार। मैं उससे दुआ कर रहा हूं कि वो सिंध की करप्शन खत्म करे। बाकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, फील्ड मार्शल साहब को बुला तो रहे वो लोग, करप्शन सिंध की वो भी खत्म नहीं कर सकते। वो सिस्टम इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि उसमें कोई हाथ ही नहीं डाल रहा। मुश्ताक साहब कह रहे हैं हमें बताएं, मुश्ताक साहब को बताने की क्या जरूरत है। अभी आपकी गवर्नमेंट के एक ऑफिसर को 7 अरब या 17 अरब जो बीआरटी वाला केस है उस पर उठाया, वो तो सारी दुनिया के सामने। तो आपको बताने की क्या जरूरत है, आपको तो खुद पता लगना चाहिए। देखिए इंटरनल नेटवर्क किसी खलीफा के जमाने में वो खलीफा खुद भेज बदल के निकल जाते थे देखने के लिए कि क्या हो रहा है, कोई गरीब भूखा तो नहीं मर रहा, कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। एक गवर्नमेंट जो खुद 14, 15, 17 साल से यहाँ पर है, उस गवर्नमेंट ने अब तक एक नेटवर्क ऐसा नहीं बनाया कि मेरा मिनिस्टर कौन सा। और शुक्र करें मुश्ताक साहब, मैं आपको कह रहा हूं आप लोग खुशनसीब हैं कि एक मिनिस्टर की इस वक्त बात हो रही है। मैं आपको 4 मिनिस्टर और बता सकता हूं जिनमें 17 अरब क्या, किसी में 10 अरब है, किसी में 8 है, किसी में 5 है। और इतनी खुली धांधली हो रही है, इतना खुला करप्शन अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद 9 पार्टियों ने हिस्सा लिया, एक पार्टी को पूरा ऑर्डर उठा के दे दिया, 8 फारिग। मतलब इस तरह तो हो रहे हैं। अच्छा, जो पार्टी को दिया गया उसकी टक्कर पे जो 1-2 पार्टियां आई थी, कोई कमजोर भी नहीं थी, अच्छी स्ट्रांग पार्टियां थी। आप क्या बात कर रहे हैं, एक मिनिस्टर की करप्शन पे आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं। यहाँ तो एक तो पक्का आपकी बात का लुपा मेरी नजरों के सामने 7-7, 8-8 अरब, 10-10 अरब, 20-20 डिपार्टमेंट में इस तरह करप्शन है कि रोकना चाहे भी तो नहीं रोक। मैंने कहा ना फील्ड मार्शल साहब भी नहीं रोक सकते। बस हाँ, अल्लाह ताला की जात एक ऐसी है, वो भी कब, जब अल्लाह ताला खुद राह हिदायत दे देता है। एक वक्त आता है एक शैतान, एक ऐसा गलत आदमी, उसके दिल में खुद आ जाता है नहीं यार अब मैंने बहुत कर लिया, चलो जी अब मैं छोड़ रहा हूँ, बस यार जितना कमाना था कमा लिया, जो गलत काम करने थे कर लिया। बहुत से लोग गलत काम करते हैं, फिर एक वक्त में आके, एक उम्र में आके वो तौबा करते हैं, फिर वो नमाजी हो जाते हैं, परहेजगार हो जाते हैं। पीपुल्स पार्टी की मिनिस्टर्स, पीपुल्स पार्टी का सिस्टम, पता नहीं किस दिन नमाजी परहेजगार होगा, मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूँ। बाकी 15 अरब का रख लें, 20 अरब का बजट रख लें, कुछ नहीं होना सिंध में। ठीक है, जावेद सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आते हैं। अभी मुश्ताक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने बहुत खुल के कंडेम किया है किसी चीज़ को, लेकिन सामने वाली जो हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसकी जमात से भी बहुत सारी ऐसी बातों की आवाज़ आई, जैसे बल्दिया फैक्ट्री है। अब कोर्ट ने फैसला दे दिया, अगर किसी को बेगुनाह साबित किया है तो हम कोर्ट के फैसले पे तो कोई बात नहीं कर सकते, आगे इसकी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप क्या समझते हैं कि दोनों तरफ से उन चीज़ों को सामने लाया जा रहा है और वो इश्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं जिसको अभी आवाम के सामने लाने की ज़रूरत ही नहीं थी? बहुत सारे हमारे पास इश्यूज़ हैं, क्या कहेंगे इस सिनेरियो पे? देखें, अभी जैसे बल्दिया फैक्ट्री का जिक्र हुआ, ये मेरे ख्याल 2012 का वाक़या है और इस वक्त हम 2026 में हैं, और वो इतना बड़ा वाक़या था कि उसकी तहकीकात और उसकी सज़ा जो है वो तो महीनों में देना चाहिए थी, क्योंकि उसकी वजह के उसके आई विटनेस जो थे उसके मालकान थे, और उन्होंने बयान भी दिया था, आपने शायद उस वगैरह कि उनसे कोई 20 करोड़ के इतने का डिमांड की गई थी, फिर वो आगे पीछे करके बहुत सारे मामला हुए थे। तो उस वक्त तो इसका इतने आप खुद देखें कि 250 अफराद जिंदा जल के चले गए, फैक्ट्री बंद हो गई, 1000 के लगभग अफराद बेरोजगार हो गई। इतना बड़ा पाकिस्तान का स्कैंडल था कि इसको तो महीनों में हल करना चाहिए था। लेकिन हम, क्योंकि मसला ये है कि बात वही आ जाती है कि जिनके पास पावर है
वही अगर मुलविस हो तो फिर तहकीकात कौन करेगा? सर कोर्ट ने तो कोर्ट ने चूंकि फैसला दे दिया है तो उस पे हम नहीं बात कर सकते। लेकिन अगर हमारी देखा जाए तो ये आप देखें दुनिया भर में, आपको पता है ये इंटरनेशनल इश्यूज है। ये जो बल्दिया फैक्ट्री का था ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था। जब साल के आखिर में जो बड़े बड़े वाकयात दुनिया में होते हैं, क्योंकि हमारे एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलियन टीवी में भी ये आया था। तो इसको आप इतना देखें, ये कोई रोडों पे तो रोजाना गटर में गिर के उसमें आते रहते हैं, मरते रहते हैं, वो भी सैकड़ों की तादाद में अगर आप लगाएं। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे अभी ताहिर साहब ने कहा कि 17 साल से आप पावर में हैं, और अगर मुशर्रफ साहब का दौर निकाला जाए तो उससे पहले भी ये लोग पावर में ही थे, सही है। अब 30-40 साल में आप अगर बुनियादी मसाइल हल न कर सके, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, और उसके बाद भी आ रहे, तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये कि आ कैसे जाते हैं। जब मुझे एक मिसाल है कि मैं तो इनको वोट नहीं देता। अभी ताहिर साहब अभी 2024 के पोलिंग स्टेशन में गए, आपने भी सर्वे किया, तो वहां ज्यादातर जो लोग थे वो पीटीआई के थे, और रिजल्ट भी पीटीआई का आया था। लेकिन जैसे अभी कहा कि मुस्तफा कमाल साहब ने पहले ही उनको पता चल गया कि मैं जीत गया। तो जब तक अवामी नुमाइंदे नहीं आएंगे, अवाम के लिए मसाइल बरकरार रहेंगे, और आप देख रहे हैं कि साल से बरकरार है। आप मुझे उस करप्शन वाली बात का जवाब देते हैं। आप कितना समझते हैं कि सिंध में इतना करप्शन है कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, और किसकी वजह से? एमकेएम तो कह रही पीपल्स पार्टी की वजह से, ताहिर रिजवी साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की वजह से। देखें, ये तो सिंध की करप्शन को बच्चा जानता है, इसके लिए अब किसी तहकीकात की या किसी उसकी जरूरत नहीं है। ये बच्चा जानता है कि यहाँ पे अच्छा, फिर एमकेएम और पीपल्स पार्टी ये 30 साल तक कोलिशन पार्टनर रहे, सिंध गवर्नमेंट में भी, और बल्दिया तो पूरी की पूरी एमकेएम के पास थी। तो जब पूरा सिस्टम इनके हाथ में था, अपोजिशन नहीं थी, तो उस वक्त क्या हाल था? उस वक्त भी आप देख लें, मामला ठीक है कुछ कंट्रोल में होंगे, अब ज्यादा हो गए, सिर्फ यही फर्क पड़ा है। वरना उस वक्त भी आप देखें कि उस वक्त भी आपका बिजनेस, और खासकर जो बल्दिया का वाकया होता है उसके बाद आपने देखा कि कराची का बिजनेसमैन कितनी तेजी से दुबई और दूसरे ममालिक, बांग्लादेश, अभी आप देख लें, आपको जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो समझे कि बिल्कुल तबाही के दहाने पे आगे खड़ी हो गई। जो हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, एक्सपोर्ट थी, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट आपकी क्या थी? टेक्सटाइल था, और वो बांग्लादेश चली गई, और आपके अपने एक्सपोर्टर वहां पे गए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे खौफ, देखें मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ रोजगार भी दे रहा हूँ, लेकिन ना मैं महफूज हूँ ना मेरी फैमिली महफूज है। तो किस तरह यहाँ पे कोई इन्वेस्ट, और अभी आप देख रहे हैं कि पता नहीं कितने MOU साइन हुए, लेकिन कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आया। कोई मतलब पाकिस्तानी जब नहीं आ रहे तो जो दूसरे गैर मुल्की हैं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारी आपके सामने बंद होगी, तो उसकी क्या हो? तो अब इसके लिए किसी तहकीकात की जरूरत नहीं है। इसके मुजरिम बिल्कुल आया है। सिर्फ देखें, आपको शायद याद होगा कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 72 अफराद की एक लिस्ट आई थी, और फिर उनको फिर आप देखें, ये अगर देखा जाए तो अगर परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त अगर NRO के बजाय सजाएं देते हैं तो शायद आज ये नहीं होता। लेकिन उन्होंने भी अपनी हुकूमत बचाने के लिए कंप्रोमाइज करके NRO दे दिया। सर हम मुश्ताक बलोच साहब से भी बात कर लेते हैं। मुश्ताक बलोच साहब, जो ले दे के बात सारी आती है, आप अभी बाहर मौजूद हैं, मुल्क से बाहर हैं, वहाँ पे पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, और ख़ासतौर पे जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर आते हैं उसमें बड़ी तादाद सिंध से ही है जो कि यहाँ का नौजवान बाहर जाना चाहता है। आपको क्या वजूहात लगती हैं कि जनाब यहाँ पे वाकई सिंध के मामला सारे पीपल्स पार्टी की वजह से ख़राब हैं, और यहाँ का जो नौजवान एक बड़ी तादाद में बाहर जाने की कोशिश कर रहा है या जा चुका है, उसकी वजह भी ये है कि जनाब यहाँ पे करप्शन बहुत है? ये किससे सवाल है जी आपका? सर मैं आपसे बात कर रही हूँ सर, मुश्ताक साहब। जी सर जी आपने मुझसे, जी सर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। नहीं, मुझसे कहा है आपने? जी सर बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो 2 मेहमान है या 3 मेहमान है, इनका ताल्लुक कहाँ से है? सर मेरे साथ अभी जो बात कर रहे थे वो जावेद सिद्दीकी साहब है, PTI से उनका ताल्लुक है, और ताहिर रिजवी साहब है, वो तज्जियाकार हैं, कराची के बिजनेसमैन हैं। अच्छा ये दोबारा मुझे बताएं क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है सर, मैं चूंकि आप बाहर मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, और आसपास आपके जो है वो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी होती है, तो सर सारा यहाँ पे हम जब सिंध के नौजवानों को देखते हैं तो बड़ी तादाद जो मुल्क से बाहर गई है वो सिंध का नौजवान गया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिंध का नौजवान, सबसे ज्यादा कराची का नौजवान गया है। सर क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या हमें वो जराए नहीं मिल रहे, तरक्की के मौके नहीं मिल रहे हैं कि यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, और इसके सारा बर्डन जो है तरक्की के मौके ना मिलने का वो सिंध गवर्नमेंट पे ही आता है? मैं आवाज मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, बस वो क्योंकि मैं
वो समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो जो समझ में आई है मुझे कि लोग यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो बाहर जाके जो है वो यानी सिंध से जाना चाह रहे हैं बाहर, तो उसकी मेन वजह वो ये है कि आबादी का ज्यादा होना, नंबर 1। नंबर टू रोजगार की फराहमी पूरी ना होना। नंबर 3, जो जैसे आपने फरमाया भी हमारे के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्रियां जो हैं वो यहाँ से दूसरे मुल्क में चली गई हैं और दूसरी जगहों पर चली गई हैं। ये खाली सिंध से नहीं गई हैं, ये पंजाब से भी गई हैं और दूसरी जगहों से भी गई हैं। जो लोग गए थे बांग्लादेश में उन्होंने वो किया था, जिससे यहाँ के लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो फिर वो एक वो जो हिजरत का सिलसिला शुरू होता है। जब हिजरत का सिलसिला शुरू होता है तो जहाँ मौके अच्छे होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो वहाँ हिजरत की जाती है। ये खाली ये नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप देखें पाकिस्तान का लेवल, पाकिस्तान का रुपया और जो लोग जाना चाह रहे हैं बाहर, उनके रुपए में काफी ज्यादा फर्क आ रहा है। तो फिर उस वजह ये वजह एक ये भी है कि जहाँ के लोग यहाँ से अपने घर को, अपनी माशी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और मजीद अपने घर वालों को, अपने खानदान को खुशियां देने के लिए मूव कर रहे हैं। तो एक वीडियो मैंने देखी थी, तो वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो? उसने बोला कि मैं मर्द हूँ, मैं अपने घर से निकला हूँ अपने घर को बनाने के लिए। तो ये जुमला था उसका। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, जो कराची में लोग रह रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जाएं, आप तारिक रोड पे देखें, दूसरी जगह पे देखें, यहाँ के मुकाबले में, जैसे मैं बाहर हूँ, यहाँ के मुकाबले में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मार्केटों में रश है, बड़े बड़े होटलों में रश है, लोग बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। हम खुद हैरान होते हैं जब आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, और लोग जो है वहां पर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको और दे, वो बड़े खुश खा पी रहे हैं। लेकिन एक तबका जो गरीब तबका कह लें या हमारे जो तबका है, वो अपनी माशी जिंदगी को, अपने को बेहतर बनाने के लिए, कोशिश करने के लिए हाथ पैर मारते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं, और जिसमें कामयाबी होते हैं। जिसकी एक मिसाल आप यूनान के समुद्रों में और वहाँ जो कहानी आपने सुनी होगी, आपने देखी हुई, बहरहाल अब तो चीजें होती हैं वो जिसका तजज़िया हम पाकिस्तान की उससे नहीं कर सकते। लेकिन ये कि ये कहना कि पाकिस्तान में, और अगर मैं हस्बैंड कहूँ कि पाकिस्तान में बहुत चीजें सस्ती हैं, बहुत चीजें सस्ती हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर इनकम सोर्स कम है, जिसकी वजह से हमें वो महंगी लगती हैं, और यहाँ बाहर इनकम ज्यादा होती है, ये यहाँ पर हमें वो सस्ती लगती हैं। तो वो जो लोग, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे बच्चे जो देखते हैं, तो वो अपने घर को बेहतर बनाने के लिए मूव करते हैं और जाते हैं। बस ये मेरा तो यही है। ठीक है सर, ठीक है। ताहिर रज़ी साहब आपकी तरफ आते हैं। जी, मैं मुश्ताक साहब से कहूँगा, शायद मैं तो मुश्ताक साहब के बराबर ही हूँ, हो सकता है उम्र में इनसे ज़्यादा हूँ। बात यह है कि मुश्ताक साहब, आपको याद है एक ज़माने में यहाँ पर चाइना से लोग आते थे पाकिस्तान? याद है मुश्ताक साहब, एक ज़माने में ईरान से लोग आते थे और ईरानी होटल बड़े मशहूर हुआ करते थे और चीनी दंदान साज होते थे। याद है मुश्ताक साहब, दूसरे मुल्कों से भी लोग यहाँ आते थे जॉब करने के लिए। ये मेरा वो पाकिस्तान था जिस पाकिस्तान में पाकिस्तानी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता था, चाइनीज़ यहाँ आता था, ईरानी यहाँ आता था। अब कोई है यहाँ पर? अब यहाँ बर्बाद किया इसको ये 30-35 साल जो भी हैं, जितने भी साल हैं, इनमें यहाँ पर मौके ख़त्म किए गए हैं। यहाँ पर हालत ये, अगर डाकू से बचा के कैश रखो घर में तो डाकू आ जाता है, और अगर कैश रखो बैंक में तो FBI आ जाती है। अभी आपने सुना होगा, जरूर आप बोलिएगा, मैं कह रहा हूँ आज 15 मिनट ज़्यादा थोड़ा सा दीजिएगा मुश्ताक साहब को, ताकि मुश्ताक साहब खुल के जवाब दें। बात ये कि अभी आपने सुना होगा, एक बाहर के पाकिस्तानी तो कोई ओवरसीज, उनके अकाउंट से 70 लाख रुपए FBI निकाल के ले गया। वो ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं मैं तो कभी पाकिस्तान आया नहीं, मैं फिर उनका मुकदमा नहीं लड़ रहा, मैं फिर उनका वकील नहीं हूं कि क्यों लेके गए। अरे भाई, ये हालत होगी तो कौन पैसे रखेगा बैंकों में? ये हालत होगी तो कौन कारोबार करेगा? फिर क्या होगा? फिर यही तो होगा कि हर आदमी किसी तरह 5 लाख, किसी तरह 10 लाख देकर और मुल्क से बाहर जाएगा। दूसरी बात, आप मुझे बता दें मुश्ताक साहब, कौन सी नौकरी मेरी आज सुन ले, आप रिकॉर्डेड में सुन लीजिएगा, आप अगले प्रोग्राम में भी जवाब दे सकते हैं। कौन सी नौकरी यहाँ पर बगैर पैसों की मिलती है? पट्टे वाले की नौकरी के 5 लाख रुपए, अरबी टीचर के 20 लाख रुपए,
कमिश्नर के करोड़ों, उसके यानी करोड़ों रुपए में नौकरियां मिलती हैं। मुझे ये बताएं, एक आदमी उसने पढ़ लिया, लिख लिया, बीएससी किया, एमएससी किया, उसके बाद वो 2 करोड़ रुपए रखे जॉब के लिए, फिर बाहर नहीं जाएगा तो क्या करेगा? बाहर क्या 5, 10, 20 लाख रुपए खर्च किए, पासपोर्ट बनाया और चला गया और उसकी जिंदगी बन गई। भाई गलत पॉलिसीज हैं। हाँ, यहाँ पर ऐसे नहीं जा रहे लोग। और एक बात का और जवाब दूंगा मुश्ताक साहब, एक बात का जवाब और दूंगा। आप कह रहे हैं तारिक रोड पे लोग नजर आ रहे हैं, फलानी जगह लोग नजर आ रहे हैं, आपको पता नहीं है कितनी रिश्वत करप्शन चल रही है। वो 90% लोग जो है ना, जो आपको बड़े खुले जाके ब्रांडेड बैग लेते हुए नजर आ रहे हैं, ब्रांडेड जूते लेते हुए नजर आ रहे हैं, ज्यादातर वो हैं जो रिश्वत की कमाई है। हलाल कमाई वाला तो रोटी नहीं खा सकता, अपने घर से अपने ऑफिस नहीं जा सकता। फैक्ट्री वाले रो रहे हैं, बिजनेसमैन रो रहे हैं, तजारत वाले रो रहे हैं। आप कह रहे हैं तारिक रोड पे पैसा है, बड़ा पैसा है पाकिस्तान में, बहुत पैसा है पाकिस्तान में, तो फिर लोग आते हैं। मुश्ताक साहब आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दें। आप मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। जी सर। ये आपने बिल्कुल भाई साहब ने, क्या नाम है इनका? ताहिर रिजवी सर, ताहिर रिजवी साहब। अच्छा, देखिए बिल्कुल आपने सही फरमाया कि कोई जमाना था यहाँ चाइनीज आते थे, यहाँ ईरानी होटल होते थे, यहाँ पर महंगाई होती थी। जब ये कहा जाए एमिरेट्स एयरलाइन भी पाकिस्तान के हवाले से बनाई गई और बहुत चीजें हैं। जगह ट्राम चलती थी यहाँ पर, रोडें बहुत अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा था। मैं एक बात बताऊं, ये खराबी कैसे आई, ये क्यों आई? मैं इसका विक्टिम हूं, मैं भी विक्टिम हूं। मेरे जवानी का दौर था, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत खुशहाली का दौर था कराची में, और मैंने एक छोटी फैक्ट्री बनाई थी गारमेंट की। 100 मशीनें थी कि जी चले काम होगा। आप यकीन कीजिए, हर महीने काम हो या ना हो, मैं यहाँ बाहर से मैं पाकिस्तान गया तो जब मैंने अकाउंट चेक किए तो वहां पर रसीदें लगी हुई थी। मैं कलमा पढ़ के बोलता हूँ कि रसीदें लगी हुई थी, और वो कभी 10 की एक रसीद 10,000 की, एक 20,000 की, कभी 30,000 की, कभी 15,000 की, वो रसीदें लगी हुई थी। तो मैंने पूछा ये काय की हैं? उन्होंने कहा कि जो फलाने लोग आते हैं वो रसीद देते हैं, बोलते ये पैसे हम आपसे आके कल लेके जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ? मैं बैठा हुआ था, दफ्तर में बैठा हुआ था, मेरे बैठे होते होते कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ये झंडे बनाने हैं। तो मैंने कहा कि जी, उन्होंने कहा मैंने याद बना दो। थोड़ी देर बाद फिर वो आए तो उन्होंने कहा जी कपड़ा भी आप देंगे? मैंने बोला क्यों? बोला कपड़ा भी देंगे, झंडे भी बनाएंगे। अब आप बताइए, ये फिर जब इतनी चीजें बढ़ गई, एक साल के अंदर जो प्रॉफिट से डबल जो है वो पर्ची जो आती थी उसमें दे रहे थे। तो ये खाली मैं नहीं था, इसकी वजह से जो फैक्ट्री और ये जो है, ये भी एक मुझे जवाब देने जो यहाँ से शिफ्ट हुई है। देखिए मैं दूंगा, अभी आपने जवाब दे दिया, मैं दूंगा जवाब। बड़ी बहन भी करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने वो फैक्ट्री बंद की फिर, और उसमें तकरीबन 150-200 लोग बेरोजगार हुए। तो क्यों बेरोजगार हुए? कि मैं कहाँ से पूरा करता, कहाँ से? मेरे बेटे छोटे थे और जवानी का दौर था, उस वक्त मैं अकेला लड़ नहीं सकता था। अगर लड़ सकता तो फिर ठीक था। मुश्ताक बलूच साहब, आपने बहुत अच्छी तरह तारीख का जायजा लिया है, बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड है। जी जावेद सिद्दीकी साहब, आप बात कीजिएगा। ये मुश्ताक साहब ने जो बात की तो बिल्कुल सही है, इसका तो हम सब आई विटनेस हैं कि उस वक्त ये होता था। लेकिन मुश्ताक साहब आप ये बताएंगे, उस वक्त जो पार्टनर था एमकेएम का वो कौन था? पीपल्स पार्टी थी या मुस्लिम लीग नून थी या कोई और जमात थी? क्योंकि सिंध में तो हमेशा से पीपल्स पार्टी के साथ इनका इश्तराक रहा है। तो जब ऐसे लोग थे तो आपने इनसे क्यों इनके साथ गवर्नमेंट में वो की शमूलियत? कहने का मकसद ये, या तो मुश्ताक साहब बहुत मासूम आदमी है, या तो हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 30-40 साल आपके वो कोलेशन पार्टनर रहे हैं, और ये सब जो दौर आप बता रही है उसी वक्त का दौर है। आप बोरी बन राशो का जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी उसी वक्त का दौर है। तो ये आपके उस वक्त पार्टनर थे, तो आप तो इसमें बराबर के शामिल थे कि आप अपने इलाकों से ले रहे थे, वो अपने इलाकों से ले रहे थे, तो इसका आप गिला नहीं कर सकते। मैं बहुत मुख्तसर से आपको मैं बताऊंगा। आपने बताया, मुझे बड़ा अफसोस है, आपकी फैक्ट्री थी, आपकी मशीनें थी, और वो वाकई में उन पर्चियों से, उन भत्तों की वजह से बंद हुई। मैं आपको मौजूदा बता रहा हूँ, मैं खुद विक्टिम हूँ। मैंने पाकिस्तान में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, उसके अंदर 150 आदमी काम करते थे, और वो फैक्ट्री बंद हुई है सिर्फ आपकी पार्टी की करप्शन की वजह से। कहेंगे तो प्रूफ दे दूंगा, इतना बता दूं। तो अगर वो पर्ची लेते थे
उससे बंद होती थी, तो अभी कौन सा है? अभी तो मैं खुद आपके सामने, आपका तो केस बहुत पुराना है, मेरा भी मौजूद है, मैं आपको प्रूफ करूंगा कि मेरी फैक्ट्री क्यों बंद हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पीपल्स पार्टी की करप्शन की वजह से, और किस वजीर के करप्शन की वजह से वो भी मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लीजिएगा। और देखिए आज आप जो असेंबली में लड़ रहे हैं ना, ये पूरी पाकिस्तान की आवाम जानती है कि ये सिर्फ दिखावा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने का, एक पार्टी जो है वो सिंध के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, और एक पार्टी जो है कराची हैदराबाद के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो इसलिए अब आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जब इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला पीटीआई को भी वोट पड़ेंगे, और पीटीआई की इंशाअल्लाह गवर्नमेंट बनेगी। चाहे आप देखें गवर्नमेंट इस वक्त गवर्नमेंट 4 साल से चल रही है, लेकिन फ्लॉप चल रही है। अब लाने वालों को सोचना चाहिए कि इसको मजीद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। मुश्ताक साहब आप इसका जवाब दीजिएगा मुख्तसर, मुश्ताक साहब जवाब दीजिएगा मुख्तसर। नहीं, मैं आवाज आप समझ में नहीं आ रही है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि देखें, जब ये हमारे फाजिल दोस्त फरमा रहे हैं, पहले तो मेरे ख्याल में उम्र में से दोनों छोटे हैं, और सबसे और अच्छी बात यह है कि हम लोग बहुत तहजीब के दायरे में बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं। ये बहुत अहम चीज ये है, ये होना चाहिए, इखलाकियात होनी चाहिए। हाँ, कई दफा ऐसे भी होता है कि तमीज का दायरा छोड़ देते हैं लोग और बदतमीजी बताते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से। सर प्रोग्राम का वक्त कम है, आप पॉइंट दीजिएगा। हम सब मिडिल क्लास के, और मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा इफेक्टेड है इन हालात से। मुश्ताक साहब फरमाइए फरमाइए। अभी देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। जो ये मैं बातें बता रहा हूँ उस वक्त हमारे दूसरे जो दोस्त थे उनकी गवर्नमेंट थी, और उसके बाद फिर हमारे दोस्त मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट भी आई, और ये दौर चलते रहे। अपोजिशन में पीपल्स पार्टी रही है, उस दौर की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन मैं बरमला ये कह रहा हूँ कि देखें, चाहे अभी जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि इस वक्त जो मिनिस्टर हैं, जो कोई मिनिस्टर हैं, उनकी वजह से जो है इनकी फैक्ट्री को या उनको प्रॉब्लम हुआ, तो मैं इनसे वादा करता हूँ कि मैं पाकिस्तान आऊंगा, मैं इसी चैनल के थ्रू जो है आप मुझे बताइएगा, तो उन मिनिस्टर से भी अब ये सवाल जवाब किया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई, और यानी बिल्कुल बरमला ये कि पीपल्स पार्टी जो है ये हमारी जो क़यादत है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी क़यादत ने कभी ये नहीं कहा कि आप जाके छीनो किसी से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये नहीं कहा कि जाके उसे छीनो या उसे करो। इनफरादी अमल होता है, अगर किसी ने बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं मुश्ताक बलोच साहब, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी रिपोर्ट में है और आवाज बहुत बेहतर तरीके से नहीं आ रही। मैं चाहती हूँ कि इस मामले को मजीद कंटिन्यू किया जाए, मैं चाहूंगी कि इस बातों को मजीद कंटिन्यू किया जाए। पीपल्स पार्टी की एक बहुत अच्छी बात ये लगती है कि वो अपनी चीज़ों को मानते भी हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और ये बात बहुत अच्छी है कि एक जो आपका तहजीब का रिश्ता है वो कायम रहना ज़रूरी है। तो हम ये मुश्ताक बलोच साहब हमारे सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया मुश्ताक बलोच साहब, आपने कोऑपरेट किया, खासतौर पे ताहिर रिजवी साहब के मसले पे पॉइंट आउट किया। ताहिर रिजवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, और साथ साथ जावेद सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।